तो आइए हम समझते हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है इको की तो मेरे साथ कीजिए। 90% टॉपिक कवर अप होने वाले हैं इसके अंदर। आप अगर इन टॉपिक्स को कवर अप करके जाएंगे तो आपको इको की कोई परेशानी नहीं होगी। आप इन क्वेश्चनों को बस कवर अप करके चले जाइए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से ही कवर अप होंगे। तो आइए यूनिट वाइज हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा पढ़ करके जाने हैं। और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया तो आपको फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है राष्ट्रीय आय एवं अवधारणा। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप कवर अप कीजिए, जिस पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के अंदर क्या अंतर पाया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये मीनिंग के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस के आधार पर भी, परंतु इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बेस पर। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है एक डिफरेंस के बेस पर, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर है। कभी कभार कोई कॉन्सेप्ट आपका जो जोड़ा जाएगा वो एमसीक्यू में भी इसमें पूछा जा सकता है कि सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर के आधार पर कोई एक छोटा मोटा पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। अगला इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक और प्रवाह में अंतर, यानी स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, इसके बेस पर भी आपसे क्वेश्चन डिफरेंस बेस में पूछा जा सकता है। या जो छोटे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एमसीक्यू में कि स्टॉक में क्या शामिल है या प्रवाह में क्या शामिल है, ये टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे। अगला आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर आपको वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ये दोनों कंटेंट आपको क्लियरली पढ़ करके जाने हैं, वो कंटेंट भी आपको तैयार करना है। इसके बाद एक कंटेंट आता है इसका सामान्य निवासी। सामान्य निवासी कौन होते हैं और सामान्य निवासी में कौन कौन व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है इस टॉपिक पर कि सामान्य निवासी कौन है और इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल किए जाते हैं या संस्थाएं शामिल की जाती हैं। ये भी एक टॉपिक इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फायक क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होने चाहिए, या इसको कीमत सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। एक इस टॉपिक को कवर अप करके जाना है आपको। अगला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनेगा। और इस कंटेंट से रिलेटेड मैंने सभी मेथड्स के बारे में पहले ही उसमें पहली वीडियो में बताया हुआ है। सारा कॉन्सेप्ट एक एक मेथड करके मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, आप उन्हें और कवर अप कर सकते हैं उन वीडियो की मदद से। अगला है एक कॉन्सेप्ट है इसमें दोहरी गणना क्या होता है, या दोहरी गणना की समस्या को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी टॉपिक बनते हैं। तो ये हमने राष्ट्रीय आय और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं ये कवर किए। आप इन्हें सबके सभी पॉइंटों को अगर कवर करके जाते हैं तो आपका राष्ट्रीय आय जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यूनिट पे हम बात करें तो एक है हमारा मुद्रा और बैंकिंग यूनिट। इसमें से खास खास टॉपिक कौन कौन से कवर अप होने वाले हैं हमारे। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह टॉपिक समस्या करके आ जाए तब भी वही बात है, या इसकी कठिनाई पूछ ली जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाई होती है, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक तो इसका मीनिंग आ जाता है और कभी कभी इसकी समस्याएं पूछने को आ जाती हैं कि इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। अगला है मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुद्रा के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य के रूप में। ये दोनों प्रकार के कार्य आपको पता होने चाहिए, इन दोनों के ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर के तैयार होता है। अगला है मुद्रा की पूर्ति में कौन कौन से कंटेंट शामिल किए जाते हैं, जिसमें होते हैं M1 M2, इस तरीके से फ्रेमवर्क होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति के अंदर क्या तत्व शामिल होते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। अगला कंटेंट है सावधि जमा यानी कि FD और मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक डिफरेंस बन जाता है कि सावधि जमा और मांग जमा में क्या अंतर होता है, एक कॉन्सेप्ट इसमें ये बनेगा। मुद्रा का सृजन कैसे किया जाता है, बैंक जो है वो मुद्रा का सृजन किस प्रकार से करती हैं, एक टॉपिक यहां बनता है। इसमें एक 5 नंबर में कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है कि मुद्रा का सृजन कैसे किया जाता है, या आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा उसका क्रिएट किया जाएगा तो भी ये पूछा जा सकता है। अगला एक टाइटल है केंद्रीय बैंक एवं कार्य। तो केंद्रीय बैंक क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और वो क्या क्या कार्य करता है, ये सारे कंटेंट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगला है मुद्रा पूर्ति नियंत्रण, यानी मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से उपाय करते हैं, तरीके क्या अपनाते हैं, या इसको ऐसे भी करके आ जाता है इसके क्या उपकरण है इसको कंट्रोल करने के, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। अगला एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि बैंक दर और रेपो दर में क्या डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट जो है इनमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है, एक ये बैंक दर वाला है और रेपो दर वाला, एक है केंद्रीय बैंक और इसमें डिफरेंस क्या है ये, और मुद्रा के कार्य वाला। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप ढंग से कवर अप करके चलिए, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमने देख लिया कंप्लीट के किस तरीके से इनकी तैयारी करनी है। इसके बाद के यूनिट भी आइए हम देखते हैं। देखिए आगे के यूनिट को हम समझते हैं किस तरीके से। इसमें जो अगला यूनिट है आय एवं रोजगार निर्धारण,
इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक है समग्र मांग एवं उसके घटक, यानी समग्र मांग क्या होता है और उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। जैसे एडी यानी समग्र मांग निकालने के लिए C+I+G इस तरीके के ये घटक हैं, तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा और इनके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि इसके घटक में कौन कौन से हैं और किस तरीके से इनके खर्चे शामिल किए जाते हैं। इसके साथ इसमें आता है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है और इनमें क्या क्या शामिल है। बंद अर्थव्यवस्था में यानी अपने देश से रिलेटेड होगा, और जब खुली अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो दूसरे देशों से भी बिजनेस इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद उपभोग एवं आय में क्या रिलेशन होता है, एक ये कंटेंट के ऊपर सवाल आते हैं। बचत और आय के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक इस कंटेंट के ऊपर आते हैं। इसके अलावा एमपीसी एमपीएस में क्या रिलेशन है और एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगला है कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन, यानी कंजम्पशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सेविंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों टॉपिक्स पर। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है उपभोग फलन कैसे कैलकुलेट करते हैं और बचत फलन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दो टॉपिक्स पर आने वाले कॉन्सेप्ट हैं। जीडीपी एवं संतुलन, यानी कि जीडीपी में संतुलन किन आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है संतुलन, इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें जिससे हम जीडीपी को संतुलित कर सकते हैं। निवेश गुणक क्या है और निवेश गुणक की क्या प्रक्रिया होती है, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उस कंटेंट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन इस बात पर बनता है निवेश गुणक की क्या प्रक्रिया होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आय एवं रोजगार से निर्धारित खास कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला टॉपिक है सरकारी बजट। सरकारी बजट में सबसे पहले एक टॉपिक बनता है सरकारी बजट का क्या मीनिंग है और उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये सरकारी बजट क्यों बनाया जाता है, बजट बनाने का क्या उद्देश्य होता है। इसके ऊपर अगला एक टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है, एक ये डिफरेंस बनता है। और अगला एक डिफरेंस बनता है इसमें कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में क्या डिफरेंस है, तो दो इसमें डिफरेंस बनते हैं खास रूप से, एक ये टॉपिक है। और एक क्वेश्चन जो बनता है बजट घाटा क्या होता है या बजट घाटे को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें भी राजस्व घाटा एक आएगा, राजकोषीय घाटा और एक प्राथमिक घाटा, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ओवरव्यू हमने देखा कि सरकारी बजट में से ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से ये पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है कि भुगतान शेष क्या है। भुगतान शेष के आधार पर देखें, भुगतान शेष में भी 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत खास हैं। जिस तो आता है कि भुगतान शेष होता क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है और इसका महत्व यानी देश के लिए इसका फायदा क्या है, एक टॉपिक ये बनता है। अगला है चालू खाता और पूंजीगत खाते क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी मद शामिल होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इसका, कि दोनों में आपको पहले पता होना चाहिए कि चालू खाता और पूंजीगत खाता क्या होता है और इनमें कौन कौन सी मद शामिल की जाती हैं। अगला एक टॉपिक बनता है स्वायत्त मद और समायोजित मद में क्या क्या अंतर होता है, एक ये डिफरेंस बनता है। अगला एक डिफरेंस आता है इसमें से भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है कि भुगतान शेष में असंतुलन कब होता है और इस असंतुलन के क्या क्या कारण होते हैं, ये टॉपिक्स के ऊपर इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने जो है समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर देखा है कि इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। अगर आपको लगता है ये सारी कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाली है और इससे आपके मार्क्स में इजाफा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करें और अपना फायदा करें।